सच्चाई का रास्ता। रोशन एक बहुत ही गरीब परिवार का लड़का था। बड़ी मुश्किल से उसके पिता ने कर्ज ले लेकर उसे आईटीआई से इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग करवाया था, जिसमें उसका घर भी गिरवी पड़ा था। उसके पिता एक साधारण सी नौकरी करते थे। उन्हें 25,000 रुपये महीने मिलते थे। उसमें से 15,000 तो कंपनी लोन के काट लेती थी। एक बेटा एक बेटी को पढ़ाने की जिद ने उन्हें कंगाली के उस गर्त में झोंक दिया था, जहां से वापस आना गरीबों के लिए तो असंभव ही होता है। रोशन के पिता प्रदीप ठाकुर ने सोचा था कि बेटे का इंजीनियरिंग बनाने के बाद उसकी समस्या दूर हो जाएगी, क्योंकि उनके टाइम पर इंजीनियर होना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती थी। इंजीनियरों की काफ़ी ज़्यादा इज्जत होती थी और इंजीनियर बहुत ज़्यादा पैसे कमाते थे। लेकिन हो उसका उल्टा रहा था। रोशन को कहीं ढंग की नौकरी ही नहीं मिल रही थी। वह धक्के खाते खाते थक गया था। घर के हालात से वह बहुत दुखी था। मजबूरी में उसने वॉचमैन की नौकरी पकड़ ली थी, क्योंकि जब तक ढंग का जॉब नहीं मिलता तब तक तो खर्चा चलना ही चाहिए। लोग ताने मारने से नहीं चूकते थे। एक रिश्तेदार ने तो यह कह दिया कि जब वॉचमैन ही बनना था तो इतने कर्ज लेकर पढ़ने की क्या ज़रूरत थी। लोगों की बातें और पिता को कर्जदारों को जूझते देख उसका दिल बैठ जाता है और वह जीने का अरमान छोड़ देता है। उसे लगता है ऐसी ज़िंदगी जीने का क्या फ़ायदा जो अपने घर वालों को कोई सपोर्ट ही नहीं कर सकता। वह अपनी ज़िंदगी को समाप्त करने के बारे में सोचने लगता है और घर से निकल जाता है और तरह तरह के ख्यालात सोचने लगता है। रास्ते में वह आत्महत्या के कई तरीके सोचता है, पर करने की हिम्मत कहीं नहीं पड़ती है। पहले सोचता है ब्रिज से नीचे कूद जाऊं, फिर सोचता है कहीं गिर कर हाथ पैर टूट गए और मरा नहीं तो माँ बाप पर और मुसीबत आ जाएगी। इसी उधेड़-बुन में वह कब फुटपाथ से सड़क के बीचों बीच आ गया उसे पता ही नहीं चला। और तब तक उसे अचानक पता चला एक मर्सिडीज बेंच कार ने उसको उड़ा चुकी थी और काफ़ी ऊपर उछलकर सड़क पर गिर गया और बेहोश हो गया था। मीडिया में हो हल्ला मच गया कि एक बड़े बिजनेसमैन ने अपने गुरूर में गाड़ी चलाते हुए सड़क पार करते एक लड़के को उड़ा दिया। सभी उसे सज़ा दिलाने के लिए उतारू हो गए। सभी उस लड़के से सहानुभूति ऐसे व्यक्त करने लगे जैसे कि उस गाड़ी वाले ने क्या गलती कर दी हो और उस गाड़ी वाले को दोषी ठहराने लगे। दरअसल वह बिजनेसमैन गौरव मेहता एक साफ सुथरा ईमानदार बिजनेसमैन था। ना कोई गलत काम करता था और ना ही किसी गलत काम को बढ़ावा देता था। वह देश के प्रति भी ईमानदार था, तो इससे कभी भी कोई पैसे नहीं मांग पाता था और मांगने पर वह देता भी नहीं था। तो बहुत सारे सरकारी और गैर सरकारी संस्थाएं भी नाराज़ रहती। अब सभी को मौका मिल गया था। रोशन के सर पर बहुत अधिक चोट आई थी। वैसे एक्सीडेंट के बाद मेहता ने ही उसे अपनी गाड़ी में डालकर अपने खर्चे से उसे हॉस्पिटल में भर्ती कराया। फिर भी लोगों का क्या, वह तो उसे फंसाने और ऐंठना चाहते थे। रोशन को होश आया। उसके माँ बाप और बहन तीनों उनके पास ही थे। सभी उसके पास ही खड़े थे और उसके सिर को सहला रहे थे और रोशन को होश आ गया और रोशन सभी को देख रहा था। कुछ मीडिया वाले और संस्था वाले उससे कहते हैं कि वह उसके हिसाब से बयान दे दे तो वह उसे इतने पैसे दिलवा देंगे कि उसके सारे कर्ज दूर हो जाएंगे। उसके होश आने से पहले उसके बारे में पूरी जानकारी निकाल चुके थे। थोड़ी देर में मेहता भी आ गए। मीडिया वाले उससे पूछना चाहते थे कि लेकिन फिर वह कोई बात करना नहीं चाहते थे और संस्था वाले हाय हाय करने पे लगे थे और उन्हें सज़ा दिलवाने की बात करते। उन्हें पता था जितना चिल्लाएंगे उतना अधिक पैसा ऐंठा जा सकता है मेहता जी से। मेहता जी रोशन से कहते हैं, देखो रोशन, मैंने जानबूझकर नहीं एक्सीडेंट किया है। पता नहीं ये सब कैसे हो गया। अब सब तुम्हारे ऊपर है। तुम्हें जो उचित लगे वो करो। मैं तुम्हें ये नहीं कहूँगा मुझे बचाओ।
क्योंकि मुझे भी लगता है कि मैंने जानबूझकर तो एक्सीडेंट किया ही नहीं है। मैं जो भी हर्जाना होगा मैं उसे देने के लिए तैयार हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैंने कोई भी गलती नहीं की है। मैं तुम्हें जानबूझ के टक्कर नहीं मारी है, मैंने तुम्हें जानबूझकर एक्सीडेंट नहीं किया। तभी पुलिस वाले एक मजिस्ट्रेट के साथ आते हैं। रोशन कहीं जाने की स्थिति में नहीं था और ना ही अधिक बोलने की स्थिति में था, इसलिए पुलिस वाले उसके बयान को दर्ज करने के लिए मजिस्ट्रेट साहब को साथ में लाते हैं। मामला हाई प्रोफाइल व्यक्ति के साथ जुड़ा था। मजिस्ट्रेट साहब रोशन से पूछते हैं, रोशन क्या तुम बोलने की स्थिति में हो? रोशन है हाँ में सिर हिलाता है। मजिस्ट्रेट साहब पूछते हैं, यह एक्सीडेंट कैसे हुआ, तुम्हें कुछ याद है? रोशन अपने पिता की तरफ देखता है और उनके पिता उसे हमेशा कहते थे चाहे कितना भी तकलीफ़ आए सच का साथ नहीं छोड़ना। वह मजिस्ट्रेट साहब से कहता है, सर मैं अपनी टेंशन में था और सड़क के किनारे ही फुटपाथ पर चल रहा था, पर मैं अपनी झोंक में कब बीच सड़क पे आ गया पता ही नहीं चला। गाड़ी ड्राइवर की कोई गलती नहीं सर, वह चाहकर भी मुझे नहीं बचा सकता था, क्योंकि मैं ही बीच सड़क पर अचानक ही चला गया और इसी कारण मेरा एक्सीडेंट हो गया। इसमें गाड़ी ड्राइवर की कोई गलती नहीं है। मजिस्ट्रेट कहते हैं, सोच लो, तुम्हारे इस बयान से तुम्हें 1 रुपये भी भुगतान नहीं मिलेगा और अगर वह नहीं चाहेंगे तो हॉस्पिटल का खर्च भी तुम्हें ही भरने को आएगा। रोशन कहता है, सर कुछ भी हो मैं झूठ नहीं बोलूँगा। मजिस्ट्रेट उसकी तारीफ़ करते हुए कहते हैं, पिता से कहते हैं, बहुत नसीब वाले हो जो ऐसा लड़का मिला है। मजिस्ट्रेट जाता है, सभी संस्थाएं और मीडिया वाले मुंह बनाकर रह जाते हैं। 1 हफ्ते में उसे हॉस्पिटल से छुट्टी मिलती है। इसी बीच एक बार भी मेहता नहीं आए थे तो उन्हें डर था कि कहीं बिल कहाँ से भरेंगे। मेहता भी नहीं आए। डॉक्टर उनसे कहता है कि आप लोग चिंता मत कीजिए, आपका बिल पेड है। उसके रिलेटिव भी कहते हैं, इतना अच्छा मौका था, अपने कर्ज उतार लेते, हरिश्चंद्र की औलाद हैं जो, अब भुगतो, अब क्या करोगे, इतना अच्छा खासा मौका आपके हाथ से निकल गया, अपना सारा पैसा इस कर्ज से चुका देते। हॉस्पिटल से घर आने तक उनसे मिलने मेहता नहीं आया तो उसके मामा कहते हैं, देखा कमीना एक बार भी नहीं आया। तभी एक कार आकर उनके घर सामने रुकती है। उसमें से एक सुंदर सी लड़की उतरती है और उनके घर के बारे में पूछती है तो एक आदमी उनके घर की ओर इशारा करता है। वह रोशन के घर जाती है। रोशन को कहती है, हेलो रोशन, मैं मेहता साहब की बेटी सोनिया हूँ। डैड को अर्जेंट काम से लंदन जाना पड़ा तो वह नहीं आ पाए, पर उन्होंने तुम्हारे लिए कुछ भेजा है। वह एक लिफाफा दे देती है तो बिस्तर पर पड़े पड़े ही रोशन खोलकर उसे अंदर के पेपर निकालता है तो पहले एक चेक निकलता है जो उसके पूरे कर्ज के बराबर की रकम थी। पूरे 22 लाख उसके पिता को चुकाने थे और दूसरा लेटर था उसकी ज्वाइनिंग का। उसे कंपनी में इलेक्ट्रॉनिक डिपार्टमेंट का हेड बनाया गया था, जिसका पैकेज था 12 लाख रुपए ईयरली। रोशन की आंखों से आंसू निकलते हैं। उसके पिता घबरा कर देखते हैं तो वह इशारा करता है, कोई टेंशन नहीं। वह चेक पिता के हाथ में दे देता है तो उनके भी आंखों से आंसू निकलते हैं। वह सोनिया के पैर छूने लगते हैं तो वह उन्हें रोकती है, नहीं अंकल, आप ऐसा पाप मत करिए मेरे साथ, मेरे से ऐसा पाप हो जाएगा। मैं आपकी बेटी समान हूँ। मेरे डैड ईमानदार और शरीफ लोगों का हमेशा साथ देते हैं। वह रोशन से कहती है, रोशन तुम्हारी सैलरी अभी से शुरू हो गई है, ठीक होने के बाद तुम ज्वाइन कर सकते हो और कोई ज़रूरत हो तो मुझे डायरेक्ट कॉल कर सकते हो। वह अपना नंबर देती है और उनसे इजाज़त लेकर चली जाती है। कंक्लूजन अर्थात निष्कर्ष। इस कहानी से दोस्तों हमें क्या सीख मिलती है? इस कहानी से दोस्तों हमें यह सीख मिलती है कि परिस्थितियाँ चाहे कैसे भी आ जाए दोस्तों, हमेशा हमें सत्य का ही साथ देना चाहिए। हमेशा हमें सच के साथ ही चलना चाहिए। उस बच्चे के साथ आखिर कैसी भी परिस्थिति आई, वह बच्चा अंततः सच के साथ रहा और अंत में सफल हो गया। इसलिए दोस्तों हमेशा सच का ही साथ देना चाहिए।
झूठ की कोई लंबी उम्र नहीं होती। झूठ हमेशा छोटा ही रहता है और हमेशा हार जाता है, और सत्य हमेशा जीत ही जाता है।